हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों पर। ये जो प्रश्न है आपके 2011 से 2019 के बीच टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल टेट एग्ज़ाम को पास करना नहीं है कि 82 अंक आ जाएँ या 90 अंक आ जाएँ। हमारा उद्देश्य है कि आप बाल विकास में 30 में से 30 अंक लाएँ। ठीक है, अगर आप बाल विकास में 30 में से 30 अंक लाएंगे तो आप और भी सब्जेक्ट अच्छे करके आएंगे, तो आपका जो स्कोर होगा वो 110 प्लस होगा। तो हमारा उद्देश्य है कि आपके अंक जो हैं वो 110 से अधिक आएँ। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। यूपी टेट 2020 का जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही होने वाला है। आप प्राथमिक लेवल और जूनियर लेवल की बाल विकास तैयार करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो। कौन सा हमारा पहला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लिखा है, निम्न में से कौन सा स्टेनबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। देखिए, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था। त्रितंत्रीय बुद्धि का त्रितंत्रीय जो सिद्धांत दिया था वो रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया था। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। पहली बताई थी आपकी घटकीय बुद्धि, दूसरी बताई थी आनुभाविक बुद्धि, और तीसरी बताई थी आपकी सांदर्भिक बुद्धि। देखिए, घटकीय बुद्धि को निष्पादन बुद्धि भी कहते हैं, आनुभाविक बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं और सांदर्भिक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, व्यवहारिक बुद्धि की बात की है रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, जो घटकीय बुद्धि होती है ये प्राप्त सूचनाओं का, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का निष्पादन और विश्लेषण करती है घटकीय बुद्धि। आनुभाविक बुद्धि क्या होती है? देखिए, ऐसी बुद्धि जो प्राप्त सूचनाओं, नियम व सिद्धांत के आधार पर नई चीज़ों का निर्माण करती है, वो होती है आनुभाविक बुद्धि। सांदर्भिक बुद्धि वो बुद्धि होती है जो वातावरण में अनुकूलन कराती है। तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, घटकीय बुद्धि, आनुभाविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। घटकीय बुद्धि को क्या कहते हैं? निष्पादन बुद्धि। आनुभाविक बुद्धि को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब, आनुभाविक बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं, सांदर्भिक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक। देखिए, जैविक जो आपका पक्ष है ऑप्शन बी, इसकी उपेक्षा है, बाकी किसी की उपेक्षा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कहलाता है। तो जैविक पक्ष की उपेक्षा जो है वाइगोत्स्की ने की थी। वाइगोत्स्की जो थे आपके वो रूस यानी रसिया के निवासी थे। ठीक है, और जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है वाइगोत्स्की ने। इसके फोल्डिंग क्या होता है? देखिए, इसके फोल्डिंग जो होता है बड़ों के द्वारा दिया जाने वाला अस्थायी सहयोग, यानी कुछ समय के लिए दिया जाने वाला सहयोग जो होता है, अस्थायी सहयोग होता है, वो होता है इसके फोल्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। प्रश्न है, किसका कथन है? लिखा है, शायद ही कोई ऐसा खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए। किसने कहा है? रूसो ने, स्ट्रेंग ने, ब्रूनर ने या किलपैट्रिक ने? तो ये कहा है स्ट्रेंग ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, मैंने इसको याद करने की ट्रिक बताई थी कि इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, जो 10 वर्ष का बालक होता है वो कोई मतलब उसने सारे खेल खेले होते हैं। ये एक स्ट्रेंज बात है, ये एक विचित्र बात है। तो इसको हम स्ट्रेंज भी पढ़ सकते हैं और स्ट्रेंज भी पढ़ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? महात्मा गांधी है, थॉर्नडाइक हैं, जॉन डीवी हैं, आलपोर्ट हैं? तो महात्मा गांधी आपकी बुनियादी शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है और इनका सिद्धांत आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सीखने के इन्होंने 3+5 नियम यानी कुल 8 नियम दिए थे। 3 इनके प्राथमिक थे, 5 इनके गौड़ थे। प्राथमिक नियम कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। आलपोर्ट ने सील गुण का सिद्धांत दिया था
और तो आप समझ गए होंगे, आपका ऑप्शन सी से होगा। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1904, 1907, 1908, 1905। तो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग जो है ये हुआ था आपका 1908 में, और किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कथन है, लिखा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह किसने कहा है? टर्मन ने, गिलफोर्ड ने, बिने ने, वुडवर्थ ने। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये कहा है टर्मन ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत जो है और त्रितंत्र सिद्धांत जो है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है, त्रितंत्र, और त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड ने दिया है। तीन नाम गले में फंस गए और गले को फोड़ दिया, गिल फोड़ दिया। ठीक है, वुडवर्थ ने जो है एसओआर थ्योरी दिया था, एसओआर थ्योरी, और वुडवर्थ जो आपके हैं ये गेस्टाल्टवादी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आरटीई एक्ट 2009 को राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षरित किया? पहले तो लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो आरटीई एक्ट 2009 को राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया उस पर? 26 अगस्त 2010 को, 26 जनवरी 2009 को, 26 सितंबर 2009 को, या 26 अगस्त 2009 को? तो इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था आरटीई एक्ट 2009 पर, और 1 अप्रैल 2010 को ये मतलब जो है संपूर्ण भारत देश में लागू कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आरटीई एक्ट 2009 क्या कहता है कि प्राथमिक लेवल पर 3 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो आरटीई एक्ट 2009 है ये कहता है प्राथमिक लेवल पर 1 साल में 200 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, और 800 घंटे होने चाहिए, यानी दिन में जो है 4 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। और जूनियर लेवल पर जो है 220 दिन पढ़ाई होनी चाहिए और 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कह सकते हैं एक दिन में 4.5 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहार वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, आनुवांशिकी एवं वातावरण। देखिए, प्रकृति पोषण जो है प्रकृति नेचर और पोषण नर्चर। तो प्रकृति जो है ये है आनुवांशिकी और पोषण जो है ये है वातावरण। आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, सार्वजनिक पुस्तकालय, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब। तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ये आपका क्या है? निष्क्रिय एजेंसी है। ठीक है, क्योंकि आप जो है इसमें कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, आप जो है पुस्तकों से जो सीखेंगे बस वही है। परिवार में, इको क्लब में, स्वास्थ्य क्लब में आप लोगों से जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, तो निष्क्रिय एजेंसी आपका सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। अगला है, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन के साथ जुड़ा हुआ है अपसारी चिंतन, प्रतिभा, अभिसारी चिंतन या त्वरण। तो ये जुड़ा हुआ है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है कि आपको कुछ तथ्य दिए, तथ्य में जो है आप कुछ नया जोड़ करके जो है कुछ नया जोड़ करके निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ये अपसारी चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कह सकते हैं अपसारी चिंतन जो है ये सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? समझ से जुड़े, विश्लेषण से जुड़े, सृजन से जुड़े या स्मरण से जुड़े? तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े हुए, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, देखिए जो सामान्य बालक होता है आपका, उसका जो IQ होता है वो 90 से 110 बताया गया है। प्रतिभाशाली होता है उसका IQ जो है 130 से अधिक बताया गया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। लिखा है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ा हुआ है? गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना या याद करना? तो समानुभूति देना ये होगा संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ा हुआ। समानुभूति क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, वो एक डेंजर सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो उसी सिचुएशन को जो है मतलब उसी सिचुएशन को जो है समझना,
मतलब उसी सिचुएशन में अपने आप को रख करके समझना, मतलब क्या होगा, तो वही होता है समानुभूति। तो संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ा होता है समानुभूति। मतलब समानुभूति यानी दूसरों के मतलब जो समानुभूति, मान लीजिए जैसे आप हैं, ठीक है, और आपका दोस्त है, तो आपका दोस्त जो है किसी प्रॉब्लम में है, तो समानुभूति में आप क्या करेंगे, आप भी अपने दोस्त की प्रॉब्लम को समझने के लिए उसी सिचुएशन को समझेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए अल्बर्ट बंडूरा जो है ये कनाडा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के। और इनका जन्म 1925 में हुआ था। अपने सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने जीवित जोकर या बारबी डॉल पर प्रयोग किया था। ये कहते हैं जो बच्चा होता है वो दूसरे व्यक्ति को या कह सकते हैं कोई भी चीज़ को देख करके सीखता है, और जिस चीज़ को देख करके सीखता है उसे मॉडल कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, लिखा है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने की मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे, लेव व्यगोत्स्की, जेबी वाटसन या ई एल थॉर्नडाइक। देखिए क्या लिखा है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया है। ये दिया गया है थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा। पर्यायश्रम त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। तो उसी की बात हो रही है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। तो निगमनात्मक तर्कना में जो है सबसे पहले नियम बताया जाता है, सामान्य नियम, फिर उसके बाद जो है विशिष्ट उदाहरण दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी से होगा। नी मतलब जब भी नियम पहले आए तो क्या होगा? निगमनात्मक होगा, और जब भी नियम बाद में उदाहरण पहले आए तो क्या होगा? आगमनात्मक होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के जो हमारे 15 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।